आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जन अधिकार पार्टी के मंडल प्रभारी श्री बबलू मौर्य जी। ये आज हमसे अपने और अपनी पार्टी के विचारधारा को साझा करेंगे किसान के मुद्दों को लेकर। आखिर क्यों दिल्ली की सड़कों पर आज भी किसान मौजूद हैं और भारत की मीडिया इस वक्त उन चीज़ों को कवर नहीं कर रही है। हाँ, बताइए बबलू जी। पहली बात तो कि मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने किसानों के मुद्दे पर हमारी पार्टी को और हमारी राय जानने के लिए प्रश्न पूछा है। वर्तमान जो हालात हैं, लगभग 5 महीने के आसपास हो चुके हैं। किसान दिल्ली की सड़कों पर डटे हुए हैं एक तरफ से, और 300 से ज्यादा किसान अपने जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं इस आंदोलन के लिए। और कई राज्यों में भी बड़ी बड़ी रैलियां किसानों के संदर्भ में और कृषि कानूनों के खिलाफ की गई है। सरकार झुकने को तैयार नहीं है। किसानों के इस आंदोलन को, उसका दमन करने के लिए कई सारे उपाय वो कर चुकी है, फिर भी किसान डटे हुए हैं। आखिर कुछ तो खास बात होगी, तो मैं उन्हीं खास बातों पर आना चाहता हूं कि किसान 3 कृषि कानून जो कोरोना के काल में पिछले साल मोदी सरकार लेकर के आई है, भाजपा सरकार, उन तीनों कानूनों को काला कानून बताते हुए किसान इसके खिलाफ खड़े हैं। उस तीनों काला कानून में पहला है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इससे पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955-56 बना हुआ था। उसमें यह था कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं जीवन के लिए, खाद्य वस्तुएं, उनका एक निश्चित मात्रा से ज्यादा कोई भी व्यक्ति भंडारण नहीं कर सकता था, और अगर वो भंडारण करता था तो कालाबाजारी एक्ट के तहत, इसके तहत उसके ऊपर FIR दर्ज होता था। अभी इस मोदी सरकार ने एक नियम बना दिया, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। उसके तहत जब आप सुनेंगे इस बात को तो लगेगा कि यार बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके प्रभाव पर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम में उन्होंने कहा क्या है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी मात्रा में खाद्य वस्तुओं का भंडारण कर सकता है। अब आप जरा सोचिए, सुनने में अच्छा लग रहा है कि यार तो सबके लिए है, कोई किसी एक विशेष के लिए तो है नहीं कि उद्योगपति की बात हो, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन जमीनी हालात को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि गांव में जो किसान, जो वास्तविक किसान है, जो पैदा करते हैं, उन किसानों में कितने प्रतिशत ऐसे किसान हैं जो अपने घरों में अब खाद्य वस्तुओं का, अनाज का, गेहूं, चावल, आलू, प्याज जो भी है उसका भंडारण कर सकते हैं। तो उनके पास न तो इतनी जगह होती है भंडारण करने की और ना वो भंडारण कर पाते हैं, व्यवहारिक है। ऐसी स्थिति में किसानों के लिए तो ये नहीं, भंडारण कौन करेगा? जिसके पास अच्छा खासा पैसा होगा, जमीन होगी, जिसके बड़े बड़े गोदाम होंगे, गोदाम में ही भंडारण होगा। और वो भंडारण अगर आवश्यक ज्यादा हो गया, भंडारण कर लेंगे तो मजबूर करेंगे उद्योगपति, बड़े साहूकार किसानों से सीजन में औने पौने दाम पर खाद्य वस्तुएं खरीदेंगे या जो फसलें उनको खरीदेंगे और अपने बड़े बड़े गोदामों में रखेंगे। रखने के बाद जब सीजन ऑफ हो जाएगा, किसानों के यहाँ वो चीजें खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो सीजन ऑफ होने के बाद फिर उन्हीं जो खाद्य वस्तुएं, खाद्य फसलें कम कीमत पर खरीदी गई हैं, एक मार्केट में कृत्रिम कमी पैदा करके महंगे दामों में बेचेंगे और बेच करके असली मुनाफा कमाएंगे उद्योगपति, सूदखोर और बड़े व्यापारी। आम किसान का शोषण होगा और इसका नुकसान केवल किसान के लिए नहीं होगा, इसका नुकसान हर उस उपभोक्ता वादी व्यक्ति को होगा जो वो फसलें खरीद रहा है, शहर के हों, मध्यम वर्ग के हों या आम जनता, सबके लिए वो नुकसानदायक है। इसलिए ये कानून केवल किसान के विरोधी नहीं है बल्कि देश की आम जनता की भी विरोधी है। आपने देखा होगा आलू 50 रुपए के आसपास प्रति किलो बिका। ये क्यों हुआ? उसी कानून के आने की वजह से हुआ। इससे पहले पूरे जीवन में बाप दादाओं से भी हम लोग पता करें तो कभी भी कोई 45 रुपए 50 रुपए किलो आलू नहीं खाया था। ऐसे ही विभिन्न खाद्य वस्तुओं का यह हाल होना है एक नजीर थी शुरुआती दौर की। और जब वही आलू किसानों की फसलों में घरों से पैदा होकर आना शुरू हुआ, बुआई तक तो महंगी रही। जब बुआई के कुछ समय बाद फसल तैयार होकर के मार्केट में आना शुरू हो गया किसान के यहां से आलू, तो फिर उसी आलू का दाम जो 45-50 रुपए बिक रहा था आम बाजारों में, उसका दाम एकाएक नीचे आ गया। माने किसान को वास्तविक उपज न मिले, उपज की कीमत, लागत कितनी भी आ जाए उसको वास्तविक उपज की कीमत न मिले, उसका पूरा लाभ कौन उठा रहा? उद्योगपति, बड़े लोग।
बड़े घराने जो इन पार्टियों को चंदा देते हैं और इन्हीं घरानों से संबंधित है। तो इसीलिए ये बहुत गलत कानून है। इसके खिलाफ जन अधिकार पार्टी लगातार जून से ही, हम लोगों का 47वां सोमवार हो गया, हम लोग प्रत्येक सोमवार को उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर और तहसील मुख्यालयों पर हम लोग इसके संदर्भ में ज्ञापन देते हैं। दूसरा एक कानून है, उसमें एपीएमसी मंडियों के संदर्भ में सरकार ये कह रही है कि जो सहकारी मंडियां हैं, एपीएमसी की मंडियां हैं, सरकारी मंडियां हैं, उसके सामने कंपटीशन पैदा करने के लिए प्राइवेट मंडियां बनाई जाएंगी और उसमें अलग से सुविधाएं दी जाएंगी। अब आप जरा सोचिए, अगर प्राइवेट मंडियां बनाई जाएंगी, उसमें सुविधाएं दी जाएंगी और उसमें कहा गया कि उसमें टैक्स भी नहीं लगेगा या पैसा नहीं लगेगा मंडियों में, तो शुरुआती दौर में यह करके सरकार क्या करना चाह रही, कह तो रही कि कंपटीशन बढ़ाएंगे, लेकिन सच क्या है कि जब प्राइवेट सरकारी मंडियों के सामने प्राइवेट मंडियां स्थापित हो जाएंगी, उसमें शुल्क कम लगेगा, सुविधाएं ज्यादा दिखाई पड़ेंगी, तो आम किसान वहां सरकारी मंडियों में बेचने के बजाय प्राइवेट मंडियों में जाएगा। जब ज्यादा मात्रा में जाने लगेगा तो धीरे धीरे सरकार को मौका मिल जाएगा प्राइवेट मंडियों को घाटे में दिखा के बंद करने का। और जब प्राइवेट सरकारी मंडियां एपीएमसी की, जब ये मंडियां खत्म हो जाएंगी या सरकार किसी माध्यम से उसको खत्म कर देगी, तो फिर किसान मजबूर हो जाएगा केवल और केवल प्राइवेट मंडियों में बेचने के लिए। अब अगर वो प्राइवेट मंडियों के मालिक वो उसमें से विभिन्न शुल्क के माध्यम से, सुविधाओं के माध्यम से सुविधा शुल्क लेने लगेंगे या उसका किसानों का शोषण करने लगेंगे, तब उनको बचाने के लिए कौन आएगा? इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। और अगर पिछले कुछ महीनों के हालात को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एपीएमसी मंडियां कितनी जगह पर बदहाल स्थिति में हो चुकी है। ये जमीनी हालात है। तीसरा कानून इसमें था जिसका विरोध कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग माने संविदा पर खेती, जो यूरोपीय और रशियन कंट्रीज में ये असफल हो चुका है, कि उसके आधार पर उन्होंने कहा कि यदि 80% जमीन के मालिक, 80% जमीनों के मालिक यदि सहमत हो तो 20% जमीनों के मालिकों से सहमति की जरूरत नहीं होगी और उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दे दिया जाएगा, उद्योगपतियों को, बड़े कंपनियों को। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 80% जमीनों के मालिक कुछ उच्च वर्ग के लोग ही हैं और 20% जमीनों के मालिक बहुसंख्यक आबादी के लोग हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि 80% मालिक जमीनों के, उन्होंने ये कहा कि 80% जमीन के मालिक जिनकी संख्या बेहद कम है, और 80% किसानों की बात नहीं की जिनके पास 20% जमीनें हैं। तो शब्दों से खेल करके उन्होंने इस तरीके से किया, जो छोटे किसान होंगे उनका शोषण होगा, उनको अपने ही जमीनों में मजदूर बन के रहना पड़ेगा, वो अपनी मर्जी से फसलें नहीं पैदा कर पाएंगे, उस कंपनी के अनुसार करना पड़ेगा। कंपनी जो शुरुआत में निर्धारित करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि इतना एकड़ खेती पर इतना हम देंगे आपका लागत का, या जो भी आप खेती करेंगे इतना हम आपको इतने पे प्रति क्विंटल खरीदारी करेंगे। कल को वो नहीं करते हैं तो फिर उससे बचाव के लिए किसानों के पास कोई ठोस जगह नहीं है। उसके लिए उन्होंने एसडीएम और डीएम की बात कही है। किसान कोर्ट में नहीं जा सकता है, डीएम एसडीएम के पास जाना भी, कि अगर डीएम एसडीएम करना भी चाहे तो बड़ी कंपनियों के पास पैसा होता है, वो खरीद भी सकते हैं और व्यवहारिक चेहरों पर ये दिखाई पड़ता है और कुल मिला के ये लगेगा कि किसानों का शोषण हो रहा है। इसलिए किसान जो मांग कर रहे हैं कि इन तीनों काले कानूनों को रद्द किया जाए, प्लस जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसका गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो लागत है, लागत का 150% मिनिमम उसका दाम रखा जाए फसलों का, और उस पर खरीदारी का कानून बने, उससे कम पर कोई खरीदारी न कर सके, और अगर उससे कम पर कोई खरीदारी करे तो फिर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और दंडात्मक कार्रवाई हो। आखिर अगर वास्तव में सरकार किसान की हितैषी है तो एमएसपी पर गारंटी कानून क्यों नहीं बनाती? उसे क्यों डर लगता है? सच तो यह है कि किसानों की रीढ़ तोड़ना है, उद्योगपतियों को बढ़ावा देना है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना है। इसी गेहूं के कार्यकाल में भी जो सीजन बीता है उसमें जियो के बोरियां भर भर के अंबानी के लोगों को भेजी गई और पहले से ही उनकी बड़ी बड़ी मंडियां, गोदाम बने थे। आखिर ये कैसे हो गया कि बिना पहले कानून के आए हुए, लागू हुए, उनकी मंडियां बननी शुरू हो गई थी? ये सब जमीनी हालात है और किसान इस बात को बखूबी जानता है कि इससे उसकी रीढ़ टूट जाएगी, उसके बच्चे और गरीब हो जाएंगे, उनके हालात कमजोर हो जाएंगे, उनके बच्चों को शिक्षा, परवरिश और आगे बढ़ने के मौके कम हो जाएंगे और इसका असर
केवल किसान के लिए नहीं होना है। और मीडिया ने जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया है, जिस तरीके से सरकार ने प्रोपेगेंडा फैलाया है, उससे आम आदमी अभी भी ढंग से नहीं समझ पाया है कि इस तीनों कृषि कानूनों से आम जनता का भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसीलिए हम लोग लगातार इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। और आज आप देखिए कोविड के कार्यकाल में जो भी प्राइवेट अस्पताल है एक तो ढंग से इलाज नहीं कर रहे हैं, और जो कर भी रहे हैं उनका रेट उठा के देखेंगे कितना महंगा वो इलाज कर रहे हैं। हर एक अस्पताल का प्राइवेट का देख लीजिए, आम आदमी की पहुंच से दूर, इसीलिए बहुत सारी मौतें भी हो रही हैं। आज फिर से बहुत सारे लोगों को महसूस हो रहा है कि सरकारी अस्पताल होने चाहिए, सरकारी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सरकारी अस्पताल का बजट अच्छा हो, उसमें स्वास्थ्य के जो कर्मी हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कंपाउंडर हो, चाहे नर्सेज हो, जो भी हैं उससे जुड़े हुए, उनकी संख्या बढ़ाई जाए, दवाओं के रेट कम किए जाए, इन सब पर। क्योंकि हेल्थ, आज एक और प्रश्न भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि क्या हेल्थ का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। आज कम से कम हेल्थ पाने का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार के रूप में मांग की जा रही है। और हम सब ये चाहते हैं और ये जानते भी हैं कि हेल्थ का अधिकार मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी को स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराए अनिवार्य रूप से, ताकि किसी का जीवन बेमौत न मरने पाए, बिना इलाज के मरने पाए। और जिस तरीके से कोरोना के हालात में चल रहे हैं, भारत सरकार और प्रदेशों की सरकारें पूरी तरीके से फेल है और आदमी लगातार मर रहा है। और जो शमशान घाट है उसमें लाइनें लगी हुई हैं शवों की। आज तक ऐसी स्थिति में कोई भी जो वर्तमान में जिंदा है वो ऐसी स्थिति अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। ऐसी बुरी असफल हो चुकी सरकार को उखाड़ फेंकने की भी जरूरत है। तभी जब तक शोषकवादी सरकारें रहेंगी, ऐसे ही निजीकरण और पूंजीवाद करके हमारे लोगों का शोषण करेंगी। और किसानों के मुद्दे पर भी यही सारी बातें हैं। और उन शहीद किसानों को जन अधिकार पार्टी की तरफ से मैं अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके संघर्षों को सलाम करता हूं। और जन अधिकार पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने शुरुआत से ही इस नए कृषि कानून के खिलाफ लगातार ज्ञापन देने का काम किया, और वो अनवरत जारी है जब तक कि हम इन सरकार को उखाड़ के फेंक नहीं देते या फिर सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बबलू जी।